रूस का यूक्रेन पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला सामने आया है, जिसका लगातार हम जिक्र कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन में थर्माइट बम से हमला किया है। कीव के पास बेरेस्टोव गांव में यह थर्माइट बम बरसाया गया है। ह्यूमन राइट्स वॉच की वार्निंग का यह खुला उल्लंघन है। इससे पहले मई 2022 में यूक्रेन पर थर्माइट बम का इस्तेमाल किया गया था और अब दूसरी बार ऐसा हुआ है जब इस थर्माइट बम का इस्तेमाल किया गया है। अब सवाल यह है कि थर्माइट बम आखिरकार होता क्या है, इस युद्ध में किसने इसका इस्तेमाल किया और ये जब इसका इस्तेमाल होता है तो इसका इंपैक्ट कितना बड़ा होता है, वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। क्या है थर्माइट बम? थर्माइट धातु का पाउडर और मेटल ऑक्साइड का एक मिश्रण होता है जिसका इस्तेमाल इस बार के युद्ध में होता हुआ नजर आया है। थर्माइट में एक चिंगारी भी बहुत बड़ी आग लगा सकती है, यानी बड़ी तबाही मचाने में इस तरह के थर्माइट बमों का इस्तेमाल किया जाता है। चंद सेकंड में केमिकल का तापमान 2400 सेल्सियस, जी हां 2400 सेल्सियस पहुंच सकता है, जो अपने आप में किसी भी इलाके को राख करने में सक्षम होता है। स्टील और कंक्रीट को जलाकर उसमें छेद करने की क्षमता रखता है। इंसान की चमड़ी और हड्डियां तक गला देता है। इतना खतरनाक बम होता है, बेहद खतरनाक होता है और युद्ध क्षेत्र में भी इसको एहतियातन नहीं रखा जाता है, क्योंकि गलती से भी इसमें चिंगारी लग गई तो तबाही इतनी बड़ी होगी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इसी खबर से जुड़ी एक और अपडेट है, उसके लिए सीधे चलते हैं मेरी सहयोगी सुरभि के पास। तमाम एक्सपर्ट्स से इस ऑपरेशन थर्माइट को लेकर करे चर्चा। उससे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर थर्माइट बॉम्ब का इस्तेमाल कब और कैसे हुआ है। अब दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार यह इस्तेमाल हुआ था, जहां 1945 में दूसरे विश्व युद्ध में ही हिटलर ने इसका इस्तेमाल किया था। थर्माइट बॉम्ब से उस वक्त 25,000 लोगों की जान गई थी। ह्यूमन राइट्स वॉच इस बॉम्ब को लेकर लगातार चेतावनी दे चुका है और 1980 से थर्माइट बॉम्ब के इस्तेमाल पर भी बैन लगा हुआ है। सर, मेरा सवाल आपसे है, हम इस बात से वाकिफ हैं कि थर्माइट बॉम्ब कितना घातक साबित हो सकता है, लेकिन ये जो रणनीति अपनाई जा रही है, मनीष भी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, अब किस प्लानिंग के तहत रशिया आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है? रशिया न्यूक्लियर थ्रेट्स तो देता था, लेकिन थर्माइट बॉम्ब के इस्तेमाल का ये संकेत कितना बड़ा, कितना घातक? बिल्कुल, देखिए ये बात तो तय है कि थर्माइट बम का इस्तेमाल कहीं से रूस की मंशा ये नहीं है कि वो यूक्रेन में इतनी गर्मी पैदा करे कि लोगों को ठंड ना लगे, क्योंकि जिस सर्दियों का इंतजार था रूस को, जिस सर्दियों के बल पर रूस ये सोच रहा था कि उसे इतनी बढ़त हासिल हो जाएगी कि इस युद्ध का कोई परिणाम निकल आएगा, वो सर्दियां तो आ गई है। अब रूस यहाँ पर अपनी बढ़त लेना चाहता है। रूस इतना आतंक वहाँ पर बना देना चाहता है ताकि पश्चिमी देश मजबूर होकर बातचीत करने को राजी हो जाए, लेकिन अभी ऐसे हालात दिख नहीं रहे हैं। यूक्रेन बातचीत करने को तैयार नहीं है, तो रूस एक के बाद एक और ज़्यादा विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है और उसी में से थर्माइट बम है। निश्चित तौर पर इसके लिए रूस को कटघरे में खड़ा किया जाएगा, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि रूस की स्ट्रेटजी है कि जिन जिन इलाकों में उसका कब्जा है, यानी कि डीपीआर और एलपीआर में 100% पर अपना नियंत्रण हासिल करना और कीव को इतना टेरराइज कर देना कि कीव मजबूरी में आकर कहे कि वो पुतिन से और क्रेमलिन से बात करना चाहता है। बिल्कुल मनीष, आप सही कह रहे हैं। देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ज़पोरिज़िया प्लांट पर 2 दिन से लगातार हमले हो रहे हैं। ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के पास लगातार बमबारी की जा रही है। प्लांट से रेडियो एक्टिव वेस्ट के रिसाव का खतरा बढ़ गया है, रेडियो एक्टिव वेस्ट के, और रूस यूक्रेन दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं हमले का आरोप। प्लांट पर हमले को लेकर यूएन ने आग से ना खेलने की चेतावनी दी है। तो ज़पोरिज़िया, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में से एक है, जहां पर अगर मिसाइल गिरी तो बहुत बड़ा कोई हादसा हो सकता है, चेरनोबिल से भी बड़ा हादसा। वहां पर इस तरह से खुद जब यूएन चेतावनी दे रहा हो कि आग से ना खेलो, तो फिर आखिर यहां पर क्या हम ये माने कि रूस हो या यूक्रेन, ये दोनों ज़पोरिज़िया को फिलहाल इस वॉर से अलग रखेंगे? अभी तक तो नहीं है। ज़पोरिज़िया ट्रिगर ऑफ एटम, आइए जल्दी से आपको ये समझाते हैं। न्यूक्लियर प्लांट पर लगातार रॉकेट हमले हो रहे हैं और इसीलिए यह बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। रूस यूक्रेन एक दूसरे पर इसका आरोप लगा रहे हैं कि रॉकेट हमले हम नहीं बल्कि सामने वाला कर रहा है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने आग से ना खेलने की चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा ऐसा मत करो। IAEA ने, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसने प्लांट की सुरक्षा पर चिंता जताई है। फौरन परमाणु दुर्घटना होने से रोकना जरूरी है, यह कहा है IAEA ने।
और सवाल यह है कि क्या IAEA हो या फिर UN हो, इनकी बात रूस और यूक्रेन मानेंगे? ओवर टू यू करुणा। बिल्कुल, और देखिए किस तरह से ज़ापोरिज़िया की 5 लेयर सिक्योरिटी है, इसको भी हम बताते हैं। लेकिन इस वक्त काफी ज्यादा जो हालात है गंभीर है। फर्स्ट लेयर की अगर बात करें, असामान्य घटना, सिस्टम फेल होने की जो रोकथाम है, कैसे सिक्योर किया गया, बेसिकली ये हम आपको बता रहे हैं। फर्स्ट जो लेयर है, कोई भी असामान्य घटना होती है, सिस्टम फेल होने की रोकथाम का बाकायदा फर्स्ट लेयर में इंतजाम किया गया है। आगे सेकंड लेयर सिक्योरिटी क्या, अगर खतरा और बढ़ता है, असामान्य घटना या फिर गंभीर सिस्टम अगर फेलियर हो जाता है तो इसके उपाय भी किए गए। आगे थर्ड लेयर सिक्योरिटी क्या है, ज़ापोरिज़िया में कोई भी दुर्घटना होने से रोकने के लिए, दुर्घटना को नियंत्रित करने की जो व्यवस्था है वो थर्ड लेयर सिक्योरिटी में की गई है। अब फोर्थ लेयर सिक्योरिटी में क्या इंतजाम है आप जान लीजिए। डिजाइन मानकों से भी गंभीर दुर्घटना से संयंत्र के अंदर निपटने के तमाम उपाय किए गए हैं। और फिफ्थ लेयर सिक्योरिटी, डिजाइन मानकों से भी गंभीर दुर्घटना से संयंत्र के बाहर निपटने के तमाम जो उपाय हैं वो नजर आते हैं। लेकिन श्याम सर क्या लगता है, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं वहां पर बॉम्बार्डिंग होती है, इन 5 लेयर सिक्योरिटीज का जिक्र किया, लेकिन अगर वहां पर धमाका ही हो जाएगा तो चेरनोबिल जो 1986 में हमने देखा उससे कहीं गुना बड़ी त्रासदी को कौन फिर रोक पाएगा? न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की अपनी एक लेयर्ड सिक्योरिटी होती है, जैसा आपने बताया। और पहले भी 1-2 बार इनकी पावर सप्लाई जो हम इस युद्ध में देख रहे हैं, पावर सप्लाई गई है तो उनके ऑटोमेटिक जो सिस्टम है, क्योंकि उनको कूल करके रिएक्टर्स को रखना है, और ये एम्पावर्ड रिएक्टर्स अगर नहीं हैं और एक्टिव नहीं हैं तो उनकी अपनी जो डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ है उसमें कोई ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ही टाइट होती है और जो चैम्बर्स होते हैं और रिएक्टर्स होते हैं वो सर सवाल यह है, कोई एक मिसकैलकुलेशन होता है, आसपास लगातार बॉम्बार्डिंग होती है, कोई एक मिसकैलकुलेशन और बॉम्ब वहीं पर गिर जाता है, सवाल इससे जुड़ा है। बॉम्ब गिरना आसान नहीं है, ये प्रोहिबिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं और दोनों देश इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। इंटरनेशनल रूल्स के अधीन जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उन्होंने पूरे विश्व में इन एरियाज को प्रोहिबिटेड एरिया कर रखा है, और वॉर में जनरली ये नहीं होता कि लोग उसके आसपास कोई बट यूरोप का जिस तरीके से ये सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है दुनिया का 9वें नंबर पर, इसके रेडिएशन का खतरा तो दहशत पूरी जगह मचा रहा है ना, और उसी के तहत आज ये खबर युद्ध के इस हालात में बहुत मायने रखती है। और ज़ापोरिज़िया पर ही हमले को लेकर यूएन की चेतावनी को लेकर अगली बड़ी खबर हमारे पास है, जहां यूएन एटॉमिक वॉचडॉग चीफ ने हमले को पागलपन बताया है। यूएन एटॉमिक वॉचडॉग चीफ ने प्लांट पर हमले रोकने की बात भी इसीलिए कही है क्योंकि खतरा बढ़ता जा रहा है, और इस रेडिएशन के खतरे का दायरा किस तरीके से यूरोप को अपनी चपेट में ले सकता है वो महत्वपूर्ण है। अब यूएन एटॉमिक वॉचडॉग चीफ ने कहा है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना रूस और यूक्रेन बंद करे। सर, ये चेतावनी भरे लहजों में कहना भी इसलिए जरूरी क्योंकि जो खतरा है उसकी चपेट में ना सिर्फ रशिया और यूक्रेन की यहां पर हम युद्ध की वजह से अंजाम भुगतने की बात कर रहे हैं, यूरोप इसकी चपेट में आएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जी हाँ भैया, हम लोग सबने देखा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा नागासाकी का क्या रिजल्ट रहा। अगर इस तरीके का चेरनोबिल का हमने न्यूक्लियर का जो रेडिएशन है उसके इफेक्ट देखे हैं, अगर ज़ापोरिज़िया में भी इस तरीके की चीज़ें होती तो उसमें पूरा यूरोप इफेक्ट है। यूक्रेन तो जाएगा, ईस्टर्न यूरोप भी बुरी तरह इफेक्टेड है। और जहाँ तक हमले की बातें देखिए, वहाँ 12 मिसाइलें गिरी हैं, और किसी भी समय जहाँ पे वो जो न्यूक्लियर फ्यूल रखा हुआ है उसको भी अफेक्ट कर सकता है, वहाँ भी स्ट्राइक कर सकता है। लिहाजा अगर इस तरीके की घटनाएं होती रहीं और इसको नहीं रोका गया तो ये एक बड़ी भयावह स्थिति लेगा, और ये न्यूक्लियर रेडिएशन ये तो बिल्कुल असंभवी है, होना ही होना है अगर कोई डायरेक्ट हिट वहाँ पे लगता है तो। लिहाजा सबका चौकन्ना होना जरूरी है। रूस और यूक्रेन एक दूसरे को काउंटर ब्लेम करना बंद करें, क्योंकि रूस बोलता है कि ये यूक्रेन के बम है जो वहाँ पे गिरे हुए हैं। तो इस तरीके की जो ब्लेमिंग है, काउंटर ब्लेमिंग है। और एक चीज़ जरूर ध्यान में रखने वाली बात है कि यूक्रेन का इस समय बहुत ही अपबीट है, उसने खर्चों पे विजय हासिल की है, ज़ापोरिज़िया पे भी वो कब्जा करना चाह रहा है, जिससे कि उसकी जो नेशनल इंटीग्रिटी है, यूक्रेन एक दूसरे पर अगर ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो ज़ापोरिज़िया को बचाएगा कौन? एक बड़ी खबर दिखाते हैं, रूस ने सबसे घातक मिसाइल RS-28 सरमट का एक बार फिर परीक्षण किया है। सरमट मिसाइल, सैटर्न मिसाइल जिसको कहते हैं, जो 18,000 किलोमीटर तक की रेंज रखती है, जो अमेरिका या दुनिया के किसी भी हिस्से तक जा सकती है, उस मिसाइल का एक और वर्जन जिसका परीक्षण करता हुआ रूस, सुपर हैवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है RS-28 सरमत। 10 से 15 परमाणु वॉरहेड एक साथ ले जाने में सक्षम है रूसी मिसाइल, 15 जगहों को एक साथ तबाह कर सकती है। RS-28 सरमत मिसाइल
सवाल यह है, इतना खतरनाक हथियार आखिर युद्ध के दौरान इसका परीक्षण कर क्या रूस कोई मैसेज दे रहा है? रूस के 6 स्ट्रेटेजिक वेपन्स आपको दिखाते हैं सरमत के साथ ही आपको समझ में आएगा रूस के पास हथियारों का और बहुत महाविध्वंसक, दुनिया भर में तबाही ला सकने वाले हथियारों का पूरा जखीरा है जो उसने अभी इस्तेमाल ही नहीं किया है। पहला बुरेविस्निक, दूसरा सरमत, तीसरा किंजल, चौथा जिरकॉन, इसमें से जिरकॉन मिसाइल यूज की गई है, पांचवा अवेंगार्ड, छठा पोसाइडन। ये वो मिसाइलें हैं जो दुनिया में तबाही ला सकती हैं। लेकिन RS-28 की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, करुणा आपको बताएंगे RS-28 सरमत की क्या है खासियत, क्या है ताकत। बिल्कुल गौरव, और ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि RS-28 कितना घातक है और साथ ही जो स्ट्रेटेजी है रशिया की वो क्या कहती हुई नजर आती है, कितना विध्वंसक होता है। क्योंकि हम देख रहे हैं, एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि विंटर्स जब अपने एकदम हाई पर होगा तो उस दौरान उससे पहले खुद को मजबूत करने की ज्यादा इलाकों को कैप्चर करने की कोशिश है। लेकिन इन सब के बीच RS-28 का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, सरमत की ताकत क्या है आप देखिए, सुपर हैवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, दुनिया की सबसे बड़ी और वजनी मिसाइल RS-28 सरमट है। इसके साथ ही मिसाइल की अगर लंबाई की बात की जाए तो यह 35.5 मीटर और इसकी गोलाई है 3 मीटर। इसकी खासियत हम आपको बता रहे हैं। और क्या खास इस मिसाइल को लेकर, ऑपरेशन रेंज 18,000 किलोमीटर तक है, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है और यह बड़े इलाके में जाकर टारगेट को ध्वस्त कर सकती है, विध्वंस और तबाही मचा सकती है। मिसाइल के अंदर 10 से 15 वॉरहेड लगे होते हैं। यही वजह है कि इसके इस्तेमाल को लेकर तमाम आशंकाएं अब जाहिर की जा रही हैं। एक साथ, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साथ 15 जगहों पर परमाणु हमला करने में यह मिसाइल सक्षम है। एमके सिंह सर, यह स्ट्रेटेजी आपको क्या बता रही है सरमट का सामने आना? देखिए, ये एक के बाद एक जितने इनके पास हथियार हैं उनका प्रदर्शन ये रशिया कर रहा है और इसमें कोई अलग बात नहीं है। जिसमें आपने जो देखा इससे पहले, जो उन्होंने वो जो बम आपने पहले बताया था थर्माइट वाला, वो इसलिए है क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि इससे पहले कि न्यूक्लियर बॉम्ब तो जनरली मैं जो समझता हूँ कोई भी देश, रिस्पॉन्सिबल देश इस्तेमाल नहीं करेगा और इसलिए उससे नीचे जो भी खतरनाक उनके पास जखीरा है उसको इस्तेमाल करने का ये मौका है और उसको प्रदर्शन करने का भी मौका है। बट द फैक्ट इज, आज के हालात में रूस की ये स्ट्रैटेजी अमेरिका के लिए कितना बड़ा खतरा बन रही है? क्योंकि जो ये मिसाइल को लेकर खबरें आ रही हैं, खासकर सरमट की देखें तो इनकी रेंज इतनी ज्यादा है कि अमेरिका भी इसकी चपेट में आ सकता है। कितना बड़ा थ्रेट ये अमेरिका के लिए? लेकिन बिल्कुल, अब सभी देशों के लिए थ्रेट है और यही तो दर्शाना चाहता है रशिया कि उसके पास क्या काबिलियत है। हाँ। वो काबिलियत को दर्शाने का ये एक तरीका था और ये कहीं भी पहुंच सकता है। रशिया ने ये पहले भी बताया है और जितने भी इनके ये मिसाइल्स हैं उसमें आप अगर देखेंगे बहुत ज्यादा कई वेस्टर्न कंट्रीज के मिसाइलों से बहुत ज्यादा ये सक्षम है। चलिए, बड़ी खबरें आगे हमारे पास है, जहां रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को लेकर तमाम वीडियोस भी सामने आ रहे हैं और रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है, जहां देखिए कैसे रूसी फौज अब 120 mm मोर्टार से हमले कर रही है और यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को भी लगातार बना रही है निशाना। अब रूस में ही बनेंगे ईरानी ड्रोन। देखिए, बड़ी खबर है और ये इस वॉर के दौरान एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है ईरान के कामिकाज़े ड्रोन। ईरानी ड्रोन पर यूक्रेनियन एयरफोर्स ने दावा किया है रूस को ड्रोन तकनीक का ब्लूप्रिंट दे रहा है ईरान। ईरान ने प्रतिबंधों से बचने का रास्ता निकाला है ताकि ईरान पर जो वेस्ट प्रतिबंध लगा रहा है रूस को अपने ड्रोन मत देने के लिए, मिसाइल देने के लिए, अब उनको बनाया जाएगा रूस में ही। त्रिपाठी सर, ये न्यूज़ आपको केवल एक दो देशों के बीच एक मिलिट्री अलायंस के तौर पे ही दिखती है या इसका मैसेज इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है? नहीं, इसका मैसेज काफ़ी बड़ा है क्योंकि ये एक बड़ी शातिर चाल ईरान की लगती है कि अगर आपने हमारे यहाँ ड्रोन बनाने और उसको बेचने से मना कर दिया तो हम दूसरे के यहाँ, हम रशिया के यहाँ ड्रोन बना के बेचेंगे। और इससे ये लगता है कि ईरान और रशिया के बीच में रणनीतिक और सैनिक साझेदारी कितनी बढ़ गई है कि अगर एक देश अपने उन्नत ड्रोन सिस्टम को दूसरे देशों में बनाने को देता है और वो भी युद्ध के समय, तो इसका मतलब एक तो ईरान खुलेआम साथ दे रहा है और दूसरी चीज़ ये है कि ईरान ये दिखा रहा है कि कम व्हाटएवर में हम रूस का साथ नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल सर, और इस युद्ध में ड्रोन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, ये पूरी दुनिया ने देखा। और इस पीछे एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। रूस में उठी है अमेरिका पर हमले की मांग। जी हाँ, वो अमेरिका जो यूक्रेन का लगातार साथ दे रहा है।
रूसी मीडिया में यूएस यूके को सबक सिखाने की बात कही गई है। रूसी गृह मंत्रालय के एडवाइजर ने इस मुद्दे को हवा दी है। अमेरिका पर हमला करे सेना, ऐसा रशियन मीडिया में दावा किया जा रहा है और ये कह के माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि असल दुश्मन जो है वो यूक्रेन नहीं है, असल दुश्मन जो है वो अमेरिका है और अमेरिका पर अब हमला करेगा रूस। ये सबसे बड़ा सवाल है और क्या क्षमता रखता है, क्योंकि रूस की क्षमता पर सवाल नहीं खड़े कर सकते। लेकिन अब अमेरिका से अगर सीधे सीधे लड़ाई होगी तो फिर क्या होगा, पूरे नाटो देशों में, पश्चिम में क्या होने वाला है, पूरे यूरोप में इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा और क्या ये युद्ध अब यूक्रेन से शिफ्ट होने वाला है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अमेरिका वो देश है जिसकी बदौलत पिछले 9 महीनों से लगातार यूक्रेन इस युद्ध में बना हुआ है और आज भी अगर सरवाइव कर पा रहा है यूक्रेन तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है और अमेरिका ही रूस का दुश्मन नंबर 1 है। और अब आपको बताते चले कि रियल टाइम इंटेलिजेंस जो सपोर्ट है वो क्या है और इसको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ बातें कही जा रही है। इसके बिना यूक्रेन लड़ नहीं सकता है, मतलब अमेरिका ही वो ताकत है जिसकी बदौलत ये सब कुछ हो रहा है। रूस में जो कुछ भी हुआ है उसके लिए जिम्मेदार अमेरिका को माना जाता है। क्यों ये कहा जा रहा है वो आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मॉस्कोवा, मकारोव, क्रीमिया जैसे हमले नहीं होते अगर अमेरिका यूक्रेन का साथ नहीं दे रहा होता तो यूक्रेनी सेना सरेंडर के लिए मजबूर हो जाती। सिर्फ और सिर्फ पूरा निशाना अमेरिका की तरफ है। इसके बिना कनेक्टिविटी उसकी खत्म हो जाती। जिस तरह का लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा है, पूरे पश्चिमी देशों से सपोर्ट मिल रहा है, पूरा यूरोप साथ है और इसके साथ साथ नाटो देशों का भी सपोर्ट यूक्रेन को मिल रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अमेरिका उसके साथ है। तबाही वाले इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवा ठप हो जाती। जो रशिया के हमले हैं यूक्रेन पर जो लगातार, उसका इंपैक्ट इतना होता। लेकिन आपको बताते चले कि इसके बिना कनेक्टिविटी इसकी खत्म हो जाती, इंटरनेट सेवाएं बाधित हो जाती, स्पेसएक्स इंटरनेट जो है वो खत्म हो जाता और तबाही वाले इलाकों में इंटरनेट मोबाइल सेवाएं तक ठप हो जाती। यूक्रेनी सेना का कम्युनिकेशन सिस्टम बंद हो जाता, मतलब युद्ध में आधी हार ऐसे ही हो जाती। और साथ ही साथ यूक्रेनी जवानों की ट्रेनिंग, इसमें सबसे बड़ा योगदान है अमेरिका का। नाटो स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग से यूक्रेनी सेना को मजबूती मिली है, जिसकी बदौलत पिछले 9 महीनों से लगातार रशियन सेनाओं से यूक्रेनी सेना फाइट कर रही है। बिना ट्रेनिंग यूक्रेनी जवान युद्ध में नहीं टिक पाते क्योंकि इतने एसेट्स नहीं है उनके पास, इतनी तैयारियां नहीं है, इतने ट्रेंड इक्विप्ड नहीं है उनके जवान। लेकिन सब कुछ अमेरिका से स्पॉन्सर है, इसलिए हर तरह से सपोर्ट की कोशिश। यूरोप में कई सैन्य बेस ऐसे हैं जिन पर यूक्रेनियों की ट्रेनिंग हो रही है, बाकायदा नाटो देशों की सीमाओं तक पे ट्रेनिंग की बात कही जा रही है। अब सवाल यह है कि रूसी सेना की ट्रैकिंग सिस्टम क्या कहती है। अमेरिकी सपोर्ट से ही रूसी फौज की मूवमेंट का पता चला और जैसा पहले भी बताया, मॉस्कोवा हो, मकारोव हो, क्रीमिया का ब्रिज हो, हर जगह सिर्फ तबाही इसलिए मचाई गई क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है, एक्यूरेट इंटेलिजेंस जो है वो अमेरिका ने प्रोवाइड कराया था और रूसी जवानों की संख्या और तैयारियों की जानकारी मिली, जिसके बाद इस तरह के हमले किए गए। ओवर टू यू करना। और देखिए इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर वॉर जोन से आ रही है। यूक्रेन का रूसी सैन्य ठिकानों पर भीषण हमला। Mi-8 हेलीकॉप्टर से सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। अटैक हेलीकॉप्टर से बखमुट में रूसी ठिकानों पर दागी गई है अनगाइडेड मिसाइल। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान की खबर है। आप देखिए बखमुट की जो जंग है वो काफी ज्यादा इस वक्त भीषण नजर आ रही है क्योंकि चाहे रूस हो या फिर यूक्रेन हो, दोनों यहां पर अपनी पोजीशंस को गेन करना चाहते हैं और जब विंटर्स अपने चरम पर पहुंचेंगे उससे पहले स्ट्रेटेजिकली बखमुट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यही वजह है कि बखमुट की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर रूसी ठिकानों पर अनगाइडेड मिसाइल को दागा गया। Mi-8 हेलीकॉप्टर से, अटैकिंग हेलीकॉप्टर से यूक्रेन की तरफ से हमला बोला गया और इस हमले में भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। शरदेंदु सर, ये जो बखमुट है हम देख रहे हैं लगातार, अगर खरसों ने पहले हम इस तरह से भीषण युद्ध देखा, अब लगातार बखमुट में हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से वार प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा है। कितनी इंपॉर्टेंस है, विंटर्स जब चरम पर आएंगे उसके पहले जरा दर्शकों को बताइए क्यों यह हो रहा है। लड़ाई की विधा है, अगर टारगेट को अच्छे से एक्वायर किया गया है तो उसको इंगेज करना इम्पॉसिबल नहीं होता है। और ये इस समय जो दोनों तरफ की सेनाएं मोर और लेस स्टैटिक पोजीशन में जा चुकी हैं, मैन्यूवर
में कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर मैन्यूवर नहीं है, फिक्स है, तो उसको लोकेट करना आसान हो जाता है, उसकी टारगेटिंग आसान हो जाती है। इसी के तहत अगर रशियन आर्मी ने बखमुट में एक इलाके को ऑक्यूपाई कर रखा है तो उसका इंटेलिजेंस निकालना, टारगेट की लोकेशन निकालना बहुत आसान काम होता है। जब आपको टारगेट का एक्विजिशन सही तरीके से मिल गया तो कोई भी मिसाइल उस पर आराम से अटैक कर सकती है, वेदर वो कन्वेंशनल हो चाहे वो स्मार्ट एम्यूनिशन हो, उससे तबाही बचाई जा सकती है। तो लिहाजा जब तक मैन्यूवर होता रहता है, जब तक आप चीजें पोजीशन बदलते हैं, एक दूसरे को आउटविट करते हैं, एक दूसरे के इलाके में घुस के दूसरों की तकनीक को निराधार करते, तब मुश्किल होता है टारगेटिंग। 9 महीने युद्ध को हो चुके हैं, अब यही वजह है कि इसी बिना पर अब स्ट्रैटेजीज बदली भी जा रही हैं युद्ध के हालात में। हो रहा है, देखिए एग्जैक्टली। मेरे पास अगली बड़ी खबर है सर, मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि युद्ध में अब अमेरिकी मदद की वजह से ही रूस किस तरीके से भड़क चुका है, यही अगली खबर है। और अब सीधे तौर पर अमेरिकी धरती पर हमले की मांग की जा रही है। खबर यह है कि अमेरिकी सपोर्ट से ही यूक्रेन युद्ध में जिस तरीके से टिका हुआ है, उसी के तहत अब चर्चा ये हो रही है कि रूस को रणनीति बदलते हुए सीधे यूएस को टारगेट करना चाहिए। और जिस तरीके से यूके का सपोर्ट सर सामने आ रहा है, ऋषि सुनक ने जिस तरीके से अब कमान संभाली है, उसके बाद वो युद्ध के मैदान में जाकर ज़ेलेंस्की के साथ खड़े होते हुए सीधा सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका यूक्रेन को लगातार पहुंचा रहा मदद की बदौलत एक बड़ा सपोर्ट दे चुका है। यही वजह है कि अगली खबर में हम आपको यह बताने वाले हैं कि कैसे रशिया अपनी रणनीति को तो बदल रहा है, लेकिन रशिया में डिमांड इस बात की हो रही है कि अब युद्ध के इस हालात में रशिया को सीधी लड़ाई यूके और ब्रिटेन से भी लड़नी चाहिए। अब यहां पर इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने ये हकीकत हम आंकड़ों के लिहाज से रखना चाहते हैं कि यहां पर कैसी मदद अभी तक पहुंचाई जा रही है, क्योंकि स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जो कि 1600 यहां पर अभी तक दी जा चुकी हैं, वहीं जैवलिन एंटी आर्मर सिस्टम 8500। अमेरिका ने यूक्रेन को ये किस तरीके का सपोर्ट दिया है, इंफॉर्मेशन आपके सामने कैसे 38,000 छोटी एंटी आर्मर मिसाइलें भी दी जा चुकी है। वहीं 700 स्विच ब्लेड ड्रोन्स की मदद की बदौलत ही युद्ध के मैदान में यूक्रेन डटा हुआ है। वहीं 142 155 mm होवित्जर की वजह से भी यहां पर मुकाबला किया जा रहा है, जबकि 36 105 mm होवित्जर के अलावा ऐसे तमाम युद्ध के मैदान में सबसे बड़ा सपोर्ट अमेरिका की तरफ से दिया जा चुका है एंटी आर्मर माइंस का। 9000 एंटी आर्मर माइंस यहां पर एक बड़े सपोर्ट के तहत दी जा चुकी है।